क्योंकि हम विचारों से एक रिश्ता हमारा बन गया, हमारे संघर्षों का रिश्ता। हमने जो सवाल उठाए वो सवाल ऐसा लगा कि वो सवाल यहाँ के लोगों के भी सवाल है, तो वो सवाल का रिश्ता बन गया। तो हमने सोचा कि अब इसे एक मुहिम की तरह से कलम और किताब बचाने की, शिक्षा और संविधान बचाने की मुहिम के रूप में देश के लोगों के सामने ले चलना चाहिए। क्योंकि देश के लोग अभी शायद ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि बाकी बर्बादियों को कुछ दिन में ठीक किया जा सकता है। सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई तो महंगाई कम कर सकती है, बेरोजगारी थोड़ी कम कर सकती है, कहीं जो है तमाम तरह की चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई तो ये तो पीढ़ियां बर्बाद कर देगी। इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये सोचा कि अब हम पूरे देश में शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ की मुहिम को लेकर चलेंगे और इसको लड़ाई। सर, आप एक शिक्षक हैं, एक अहम सवाल करना चाहेंगे। आरक्षण बैकवर्ड कम्युनिटी को सब शुरू से बहुत दिनों से मिलता आया है, उसके बावजूद भी हर फील्ड में बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग बहुत कम होते हैं। क्या बेहतर हो, क्यों ऐसा होता है, शायद आप बेहतर बता पाएं। आरक्षण देखिए, जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके अगर सीट भरने की बात आएगी तो मोरलेस वहाँ सीटें भर जाती हैं, जैसे विद्यार्थियों में सीटें भर जाएंगी। जहाँ इंटरव्यू दे करके होता है वहाँ भेदभाव करने का उनके पास चांस होता है। DU JNU तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि जाति देख करके इंटरव्यू में नंबर कम या ज़्यादा किए जाते हैं और इसका पूरा डेटा एनालिसिस करके दिखाया गया। जाति एक बहुत बड़ी बीमारी है। जाति के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनको जाति के नाम पर अपमानित किया गया उनको समाज में कमज़ोर स्थिति में कर दिया गया, वो सिस्टम में ऊपर नहीं बैठे हुए हैं। जैसे देश के 596 कुलपति हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, और 2019 में जब मैंने RTI लगाई थी तो उसमें 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 OBC थे। 550 कुलपति कौन थे? एक ही तबके के लोग थे। प्रिंसिपल कौन, वाइस चांसलर कौन, सब कुछ ऐसे है। तो वहाँ अंदर उसी तरह के लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि लोग भले ही किसी जाति के हों, अगर दिल में उनके संविधान और न्याय होता तो जाति देख करके भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने आज़ादी का अमृत काल तक पहुंचने के बाद भी इंसान नहीं बनाया लोगों को, वो अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। इसका शिकार ये वंचित शोषित लोग होते हैं। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट ही कहाँ ढंग से हो रहा है। अगर रिजर्वेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो तब जा कर के ये बात आप देखेंगे। और इसी के लिए हम करें जाति जनगणना जैसा एक सवाल इस देश का सवाल है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी पता चल जाए, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी नौकरी है, कितना रोज़गार है, कितना उसके पास बिजनेस व्यापार है। ये इस देश का सवाल है और देश के हर नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर मेरे 10 रोटी 10 लोगों के बीच बंटनी है और 2 लोग अगर 7-8 रोटी रखे हैं तो बाकी लोगों को ये बात देखना होगा कि रोटी कम से कम सब में बटें। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े बदलाव के साथ आती हैं, इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक और सवाल करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है आज के दौर में अंबेडकर फुले पेरियार का बात करना गुनाह है क्या सर? नहीं, ऐसे क्यों, हम तो कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं ताकत में जो इस बात को नहीं पसंद करते। थोड़े से लोग ताकत में हैं, सत्ता में हैं, तो लेकिन बात तो वो भी करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि बात नहीं। आप 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को देखिएगा, फूले जयंती के दिन देखिएगा। पेरियार का मामला थोड़ा अलग है, वो थोड़ा बहुत कड़ा डोज है उनका, तो वो उत्तर भारत के लोग नहीं झेल पाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जाके देखिए तो उनकी स्थिति क्या है। तो बात तो वो भी कर रहे हैं जिनके दिल में गोडसे को उनका हड़ुआ है। तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं। उनके विचारों और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश को भगत सिंह, अम्बेडकर, फूले, पेरियार या संविधान का भारत बनाए। सब बराबरी से रहें, सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए, मोहब्बत प्रेम से रहें। तो हेजमनी टूट जाएगी, थोड़े से लोगों का वर्चस्व टूट जाएगा। इसलिए वो लोग चाहते नहीं हैं कि अम्बेडकर पर बात खूब चाहते हैं, मूर्ति बन जाए, घर घर मूर्ति बना देंगे, लेकिन विचार न पहुँचे, किताब न पहुँचे, वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे, ये न पहुँचे। इसका खतरा इस देश में बहुत बड़ा है। ये चिंता की बात। सर एक और सर एक सवाल और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं सर, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लक्ष्मण यादव पॉलिटिक्स में शायद आ सकते। मुझे लगता है कि विद्यार्थी और राजनीति, भगत सिंह का एक लेख है, उसे पढ़ना चाहिए। हम सब भी एक राजनीति कर रहे हैं, हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, वो शायद चुनावी राजनीति का मामला है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित निर्णय लिया जाएगा।
सर एक हम सवाल करना चाहेंगे सर, हमारे स्कूल की जो सिलेबस है 1 से लेकर 10 तक, हमें नहीं लगता है हमारे आगे के जीवन में बहुत ज़्यादा उसका कोई योगदान होता है। अगर हम बेसिक पढ़ाई को हटा दें 30 से 40% को, तो 60% यूजलेस होता है। उसके बावजूद भी हमें घिसा पिटा स्टडी सिलेबस पढ़ना पड़ता है। क्या लगता है आपको कि इसमें क्यों बदलाव नहीं किया जा रहा? असल में हमारे देश की बहुत बड़ी पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई क्लर्क पैदा करने वाली है, उसी को लेकर चलती रही। एजुकेशन रिफॉर्म तो हुआ ही नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक सेगमेंट पूरा दिया हुआ है, शिक्षा में क्रांति और बदलाव कैसे लाया जाए। शिक्षा को व्यवहारिक, शिक्षा को कुशलतापूर्ण और लोगों के जीवन से जोड़ करके होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं दूं कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के बाद रोजगार मिलने की गुंजाइश अगर ज़्यादा होगी तो भारतीय भाषाएं मर जाएंगी कि नहीं मरेंगी? क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसी को अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर बाजार किसका है? अंग्रेजी का। और शिक्षा किसकी है? हिंदी या भारतीय भाषाओं की। तो भारतीय भाषाएं अपने आप कमज़ोर होंगी क्योंकि उसको पढ़ने वाले को कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा। वैसे ही, और दूसरी बात ज्ञान की बात, दो बड़ी चीज़ें हैं, विवेक, ज्ञान और रोजगार। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा चेतना भी देती है और रोजगार भी। केवल चेतना लेकर के अगर कोई शिक्षा दी जाएगी तो वो केवल उनके काम आएगी जिनको रोजगार की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल रोजगार देगी, चेतना नहीं देगी, तो वो केवल क्लर्क पैदा करेगी। तो इन दोनों के बीच एक रास्ता निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जिसमें सिलेबस व्यवहारिक हो। इसके लिए एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है जो अभी इस देश में नहीं किया जा रहा है। मैं तो एक बात और कहूँ कि ये तो आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं। यहाँ तो बुनियादी सवाल है कि कम से कम सबको शिक्षा तक पहुँच तो मिल जाए, गरीब कमजोर मजलूम भी पढ़ ले। यही नहीं हो पा रहा है। अब तो शिक्षा बेच दी गई, अब गरीब कमजोर के बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ ही नहीं रहे। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि जो आरक्षण है वो सिर्फ आर्थिक अनुसार होनी चाहिए, शिक्षा पे नहीं होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, एक होती है कल्चरल कैपिटल। आरक्षण कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, ये बात उन लोगों को कम से कम पहले सोचनी चाहिए कि जाति व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं। जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी है जिसको भारत के लोगों ने कपड़े से ढक करके सोचा कि ख़त्म हो जाएगी, दिखेगी नहीं। लेकिन बीमारी कपड़े से ढक कर नहीं जाती, नासूर बन जाती है अंदर अंदर। इस देश को अगर वाकई जाति मुक्त करना है तो फूले अम्बेडकर पेरियार ने बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया है। वो उस रास्ते पर चलना चाहिए, उस पर तो चलना नहीं है। जल्दी जल्दी आरक्षण को वो करना है। 100 नंबर के इम्तिहान में 100 लोग बैठ रहे हैं और समाज में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो कहीं आरक्षण से कोई दुनिया या देश का